Hello everyone, welcome to the master channel. Today we are going to discuss DSIDC मैनेजर पेपर जिसको DSSB ने 15 जुलाई 2024 को कंडक्ट कराया था। इस एग्ज़ाम में 40 क्वेश्चन जीके से आए थे, जिसकी वजह से लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो रहा था, तो मैंने इसको 2020 में डिवाइड कर दिया है। 20 क्वेश्चन कर लेंगे आज लेक्चर 11 में एंड 20 क्वेश्चन करेंगे लेक्चर 12 में। Let's start with the first question. Singi Talav, a lower Paleolithic site, yielded an assemblage comprising of choppers, polyhedrons, bifaces, scrapers, and points. Is found in which of the following states? हमें बताना है कि सिंगी तालाब जो एक लोअर पैलियोलिथिक साइट है यानी निम्न पुरापाषाण स्थल है वो कौन से स्टेट में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है राजस्थान, ऑप्शन 4। पैलियोलिथिक वर्ड जो है ये दो ग्रीक वर्ड से बना है, पैलियो एंड लिथिक। पैलियो का मतलब होता है ओल्ड एंड लिथिक का मतलब होता है स्टोन, तो इसको बोलते हैं ओल्ड स्टोन एज। एंड ओल्ड स्टोन एज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लोअर, मिडल एंड अपर। इस स्टेज में ह्यूमन लाइफ की 2 कैरेक्टरिस्टिक थी। फर्स्ट, वो हंटिंग करते थे एंड सेकंड, हंटिंग किसकी करते थे, एनिमल्स, एंड गैदरिंग करते थे, इकट्ठा करते थे किसको, रूट्स को, फ्रूट्स को। क्लियर है? तो इसलिए इन्हें कहा जाता था हंटर गैदरर्स, हंटर गैदरर्स। एंड इनके जो टूल्स होते थे, टूल्स वर मेड अप ऑफ स्टोन्स, स्टोन से बने होते थे। सेकेंड क्वेश्चन, In May 2024, which Indian Institute of Technology has launched the world's first rocket with a single-piece 3D printed engine from श्रीहरिकोटा? मई 2024 में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने श्रीहरिकोटा से सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट लॉन्च किया? 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को 2 नाम से और जाना जाता है। फर्स्ट इज स्टीरियोलिथोग्राफी, स्टीरियोलिथोग्राफी, and second one is additive manufacturing। 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में लेयर्स को ऐड किया जाता है टू फॉर्म अ कंप्लीट ऑब्जेक्ट। एंड चक हुल इज द फादर ऑफ 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन देखते हैं, किस आईआईटी ने 3D प्रिंटिंग इंजन लॉन्च किया था? तो ये थी आईआईटी मद्रास। बेसिकली इसका एक स्टार्टअप है अग्निकुल कॉस्मोस करके, ये न्यूज़ में भी था, अग्निकुल कॉस्मोस। एंड इसने लॉन्च किया था वर्ल्ड्स फर्स्ट रॉकेट और इसका नाम है अग्निबाण सॉर्टेड, अग्निबाण सॉर्टेड। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉब्लम फेस्ड बाय रूरल बैंक्स? निम्न में से कौन सा ग्रामीण बैंकों के सामने आने वाली समस्या नहीं है? तो ऑप्शन में एक ही है ये, हाई रीपेमेंट कैपेसिटी ऑफ फार्मर्स, यानी कि किसानों की उच्च पुनर्भुगतान क्षमता। ये किसी भी तरह रूरल बैंक्स के लिए एक प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रॉम व्हेन डिड आरबीआईज रिवाइज्ड बैंक लॉकर रूल्स केम इनटू इफेक्ट? आरबीआई के संशोधित बैंक लॉकर नियम कब से लागू हुए? तो ये हुए थे जनवरी 2023 से, और सभी बैंक्स के लिए इसकी डेडलाइन रखी गई थी 31 दिसंबर सेम ईयर 2023। इसके 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फर्स्ट, कुछ चीज़ों को बैन कर दिया गया था लाइक कैश, आर्म्स, ड्रग्स, रेडियो एक्टिव मटीरियल। एंड सेकंड, अगर आपके लॉकर को कुछ हो जाता है तो बैंक 100x फीस देगा, पेनल्टी देगा ऑफ एनुअल चार्जेस। जो भी वो एनुअल चार्जेस लेता है उसका 100 गुना देना पड़ेगा। इसी से लिंक्ड एक डिपॉजिट इंश्योरेंस का क्वेश्चन आता है, डिपॉजिट इंश्योरेंस। तो इंडिया में इसकी लिमिट है 5 लाख रुपीज़। एंड ये इसको कौन रेगुलेट करता है? इसको रेगुलेट करता है DICGC। आरबीआई वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1935। स्लाइड से ही देख लेते हैं। सो आरबीआई वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1935 थ्रू आरबीआई एक्ट 1934। कौन सी कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी? हिल्टन यंग कमीशन ने। इसको बैंकर्स बैंक बोला जाता है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। सभी करेंसीज पर आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं एक्सेप्ट फॉर 1 रुपीज़ नोट, इस पर फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं। MPC यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात करें तो इसमें इसको ये डिसाइड करती है बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट, जिसके चेयरमैन होते हैं खुद आरबीआई गवर्नर। एंड चेयरमैन का टर्म इसमें 3 साल का होता है। टोटल मेंबर 6 होते हैं और बाकी बचे हुए मेंबर्स का 4 ईयर्स का टर्म होता है।
ऑसबॉर्न स्मिथ आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर थे। फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे इसके सी.डी. देशमुख। लॉन्गेस्ट सर्विंग बी रामाराव। शॉर्टेस्ट टर्म अमिताभ घोष। और एक इंडियन पीएम हु सर्व्ड एज आरबीआई गवर्नर, तो वो थे मनमोहन सिंह। और प्रेजेंट गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following was the first Paleolithic tool discovered in India by Robert Bruce Foote? तो रॉबर्ट ब्रूस फूट ने भारत में कौन सा पहला पुरापाषाणिक उपकरण खोजा था? तो वो था हैंड एक्स यानी कुल्हाड़ी। रॉबर्ट ने इन टूल्स को खोजा था इन 1963 पल्लावरम में खोजा था, जो है तमिलनाडु में। रॉबर्ट ब्रूस फूट को बोलते हैं फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी इन इंडिया। बेसिकली रॉबर्ट जियोलॉजिस्ट थे इन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी इन 1851 एंड प्रेजेंट डे इसका हेडक्वार्टर है इन कोलकाता यानी कि वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट देखते हैं। What is the impact of sudden and significant increase in the velocity of money on inflation and interest rate? मुद्रा की गति में अचानक और महत्वपूर्ण वृद्धि का मुद्रास्फीति और ब्याज दरों पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहले डेफिनेशन देखते हैं वेलोसिटी ऑफ मनी की। ये होती है हाउ फ्रीक्वेंट मनी इज यूज्ड टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज, कि मनी का कितनी बार और कितनी तेजी से यूज हो रहा है टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है जब ये सडन और सिग्निफिकेंट इंक्रीज हो जाता है। तो इसका इम्पैक्ट होता है एन इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ मनी लीड्स टू हायर इन्फ्लेशन एंड लोअर इंटरेस्ट रेट्स। इन दोनों इम्पैक्ट्स को समझिए। लोअर इंटरेस्ट रेट होता है जब वेलोसिटी ऑफ मनी ज़्यादा होती है, यानी मार्केट में मनी का सर्कुलेशन ज़्यादा है, और जब मनी का सर्कुलेशन कम हो जाता है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। हायर इन्फ्लेशन, इसे ऐसे समझ सकते हैं कि मार्केट में वेलोसिटी ऑफ मनी यानी कि सर्कुलेशन ज़्यादा हो गई है, सभी के पास पैसा आ गया है, तो लिमिटेड गुड्स और सर्विसेज के लिए कंपटीशन बढ़ जाएगा और इसीलिए उनके प्राइसेस बढ़ जाएंगे, जिससे हायर इन्फ्लेशन हो जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। इन विच ईयर डिड सुल्तान इल्तुतमिश डॉटर रजिया बिकेम सुल्तान? सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री रजिया किस वर्ष सुल्तान बनी? तो ये सुल्तान बनी थी 1236 में। इनका टाइम पीरियड था 1236 to 1240 और इनको बोला जाता है फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम वुमेन रूलर। ये बेटी थी इल्तुतमिश की एंड इल्तुतमिश गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक का, जिसे बाद में आज़ाद कर दिया गया था। एंड ये ऐबक वही था जिसने 1206 में दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी, वही दिल्ली सल्तनत जिसे बाबर ने 1526 में इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इसका एंड कर दिया था। दिल्ली सल्तनत के जो 5 वंश हुए थे उसका सीक्वेंस पूछा जाता है। उसका सीक्वेंस है स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद एंड लास्ट वन इज लोधी। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू रोल ऑफ नाबार्ड एज द फैसिलिटेटर ऑफ माइक्रो फाइनेंस इनिशिएटिव्स इन इंडिया? तो इसमें से गलत स्टेटमेंट बतानी है विद रिस्पेक्ट टू नाबार्ड। बेसिकली इतने सारे डाटा को याद करना मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपको एक फैक्ट पता होता कि MEDP माइक्रो एंटरप्राइज डेवलपमेंट मॉडल, MEDP प्रोग्राम बोलते हैं, माइक्रो एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये स्टार्ट हुआ था 2006 में, ना कि 2019-20 में। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। एंड ये स्टार्ट हुआ था किस लिए? टू प्रोवाइड स्किल डेवलपमेंट फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, यानी जो SHGs हैं उनकी स्किल एनहेंस करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया था बाय नाबार्ड इन 2006। नेक्स्ट देखते हैं। इन द एम्प्लॉयमेंट कंटेक्स्ट व्हाट डज EPFO स्टैंड फॉर? EPFO की फुल फॉर्म बतानी है। ये होती है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। दिस इज़ द लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया एंड इसकी शुरुआत हुई थी 4 मार्च 1952 को, यानी कि आज़ादी के 5 साल बाद। एंड इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में एंड इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2019-20 व्हाट वाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट? UR बताना है फॉर बोथ रूरल एंड अर्बन पर्सन। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार ग्रामीण और शहरी दोनों व्यक्तियों के लिए संयुक्त रूप से बेरोजगारी दर क्या थी? तो ये थी 4.8% इन 2019-20।
अब अगर आगे क्वेश्चन आए कि 2023-24 में जो कंबाइंड है यूआर वो कितनी है, तो ये है 3.2%। एंड इसको जारी कौन करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ज्योतिराव गोविंदराव फूले, तो इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। स्टेटमेंट देखते हैं। फर्स्ट, इन 1882 ही ज्वाइंट प्रार्थना समाज, गलत है ये। हिज मेन एम वॉज टू प्रोपोगेट द ट्रू नॉलेज ऑफ वेदास, वेदास से रिलेटेड नहीं थे ये इनका जो मूवमेंट था वो दलित मूवमेंट था एंड इनकी डेवलपमेंट पे बेस्ड था वो। क्लियर है। ही स्टार्टेड सत्य शोधक समाज इन 1893। 1893 में नहीं किया था इन्होंने ये किया था 1873 में इन्होंने किया था सत्य शोधक समाज की शुरुआत, लेकिन 1873 में की थी। ऑप्शन डी, ही वॉज बॉर्न इन पुणे इन अ लोअर कास्ट फैमिली, ये ऑप्शन करेक्ट है। उनका जन्म पुणे में एक निचली जाति के परिवार में हुआ था। ज्योतिराव फुले की दो इंपॉर्टेंट किताबें हैं। फर्स्ट इज इशारा एंड सेकंड इज गुलामगिरी। गुलामगिरी को इन्होंने डेडिकेट किया था टू अमेरिकन स्लेव्स। अमेरिकन स्लेव्स को डेडिकेट की थी इन्होंने। कौन सी किताब, गुलामगिरी। इनके न्यूज़पेपर का नाम था दीन बंधु, दीन बंधु। एंड गांधी जी ने दीन बंधु का टाइटल दिया था चार्ल्स एंड्रयूज़ को। चार्ल्स एंड्रयूज़ को टाइटल दिया गया था ये किसके द्वारा, गांधी जी द्वारा। कौन सा टाइटल था, दीन बंधु। और दीन बंधु न्यूज़पेपर था ज्योतिराव फुले का। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च्ड सर्विस एरिया अप्रोच इन 1989, ये अप्रोच स्टार्ट की थी आरबीआई ने अंडर लीड बैंक स्कीम इनिशिएटिव। लीड बैंक स्कीम इनिशिएटिव था ये, जिसको स्टार्ट किया गया था 1960s में। और इसके अंदर क्या होता था कि जो सेमी अर्बन विलेजेस हैं या फिर टाउन्स हैं उनको छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दिया जाता था और वहाँ पर जो बैंक की ब्रांचेस हैं उनको वो पार्ट्स दे दिए जाते थे ताकि इनमें जो फाइनेंस की नीड्स है वो पूरी हो सके। एक क्वेश्चन इसमें ये भी पूछते हैं कि सर्विस एरिया अप्रोच कौन से 5 ईयर प्लान में स्टार्ट हुआ था, तो ये स्टार्ट हुआ था 7th 5 ईयर प्लान में। नेक्स्ट देखते हैं। जवाहर रोजगार योजना वॉज रीनेम्ड एज, जवाहर रोजगार योजना को अब किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। ये एस्टेब्लिश हुई थी इन 1999। किस लिए हुई थी, टू इरेडिकेट रूरल पॉवर्टी थ्रू एम्प्लॉयमेंट। ये जो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट है इसका ईयर भी पूछते हैं, तो ये याद कर लें 1978 में इसको स्टार्ट किया गया था और इम्प्लीमेंट हुआ था ये 1980 में। 1980 में इम्प्लीमेंट हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। हाउ मेनी क्रेटर्स ऑन मार्स वर नेम्ड फॉर फिजिसिस्ट देवेंद्र लाल इन जून 2024। जून 2024 में भौतिक विज्ञानी देवेंद्र लाल के नाम पर मंगल ग्रह पर कितने गड्ढों का नाम रखा गया, तो ऐसे 3 गड्ढे थे। इनका नाम है लाल, मुरासान एंड एक था हिल्सा। मुरासान इज इन यूपी एंड हिल्सा इज इन बिहार। जो मार्स है इसको बोला जाता है रेड प्लैनेट, रेड प्लैनेट। एंड इसके 2 मून्स हैं, 2 मून्स, डीमोस एंड फोबोस। डीमोस DIEMOS एंड फोबोस। और जो इंडिया का मिशन था जो मार्स पर गया था वो था मंगलयान। मंगलयान ये गया था 2013 में और इसके रॉकेट का नाम था, इसका रॉकेट का नाम भी पूछ लेते हैं कई बार, PSLV-C25। इसको एक स्मॉल नेम से भी जाना जाता है मॉम, मार्स ऑर्बिटर मिशन। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। इन जून 2024 केदार जाधव अनाउंस्ड रिटायरमेंट, ही इज़ एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। जो क्रिकेट देखते हैं उनको पता ही होगा कि केदार जाधव क्रिकेट से संबंधित है और उन्होंने हाल ही में अनाउंसमेंट की है कि वो रिटायर होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। In July 2023, which country awarded Elephant Family Environmental Award to Indian conservationist filmmaker Kartiki Gonzalez and the Real Elephant Collective of 70 आदिवासी आर्टिस्ट। इसमें बेसिकली ये बताना है कि एलिफेंट फैमिली एनवायरनमेंट अवार्ड कौन सी कंट्री देती है, तो ये देती है यूनाइटेड किंगडम। इसके जो किंग हैं इस बार इन्होंने दिया था किंग चार्ल्स
किंग चार्ल्स थर्ड ने इसको किसको दिया था? कार्तिकी गोंजाल्विस को दिया था। एंड किंग चार्ल्स थर्ड एक और अवार्ड्स के लिए इस बार न्यूज़ में है, 2024 में ही शुरू किया था उन्होंने, हार्मनी अवार्ड। एंड ये किस लिए दिया जाता है? फॉर लिविंग इन हार्मनी विद नेचर। और 2024 में किसे दिया गया था? बान की मून को दिया गया है ये उसमें करंट अफेयर में पूछा जा सकता है, तो इसको याद करना। नाउ ये जो कार्तिकी गोंजाल्विस है, इन्होंने मूवी बनाई थी दी एलिफेंट विस्परर। इसमें एक कपल की कहानी बताई गई है, बॉम्बन एंड बेली। ये बॉम्बन एंड बेली है। एंड इन्होंने एक एलिफेंट काफ की देखभाल की थी जिसका नाम था रघु। और इनकी डॉक्यूमेंट्री इंडिया की फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री है टू विन एन ऑस्कर। हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये सारी घटनाएं कहाँ घटी थी। तो ये घटी थी मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में, जो प्रेजेंट है तमिलनाडु में। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी प्लेयर्स रिसीव्ड मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 कितने खिलाड़ियों को मिला? तो ये मिला था 2 खिलाड़ियों को, चिराग एंड सात्विक। और इसका इन दोनों का संबंध है बैडमिंटन से। खेल रत्न की शुरुआत हुई थी 1991-92 से, और फर्स्ट अवार्ड मिला था विश्वनाथन आनंद को, जिनका रिलेशन है चेस से। नेक्स्ट देखते हैं, हु हैज़ टेकन ओवर एज द 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये हमारे DY चंद्रचूड़ यानी कि धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, ये हमारे 50th CJI हैं, CJI ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एंड ये रिटायर होंगे 10 नवंबर 2024 को। और सब कुछ ठीक रहा तो 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे संजीव खन्ना, जस्टिस संजीव खन्ना। यहाँ पर लॉन्गेस्ट चीफ जस्टिस भी याद कर लीजिए, तो वो है YV चंद्रचूड़, जो प्रेजेंट CJI हैं। इनके फादर थे ये YV चंद्रचूड़। ये 16th CJI बने थे इंडिया के, और ये 7 सालों तक CJI के पद पर रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं, इन अप्रैल 2024 आलोक शुक्ला was awarded 2024 Goldman Prize from Asia for his efforts in saving forest of हसदेव अरण्य located in which state। हमसे ये पूछा कि आलोक शुक्ला ने जिस हसदेव अरण्य फॉरेस्ट को बचाया था, जिसके लिए उन्हें गोल्डमैन प्राइज फ्रॉम एशिया मिला 2024 का, ये हसदेव अरण्य कौन से स्टेट में स्थित है? तो ये है छत्तीसगढ़ में। हुआ यूँ था कि सरकार ने यहाँ कोल माइंस प्रस्तावित कर दी थी, कोल माइंस। एंड आलोक जी ने इन कोल माइंस का विरोध किया, जिसकी वजह से हसदेव अरण्य फॉरेस्ट बचाया जा सका। एक क्वेश्चन ये याद कर लो कि लंग्स ऑफ छत्तीसगढ़ हो सकता है किसी एग्जाम में पूछ लें, ये किसे बोला जाता है? तो ये बोला जाता है हसदेव अरण्य फॉरेस्ट को। नेक्स्ट देखते हैं, यदुर्वादी पैलियोलिथिक साइट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो यदुर्वादी पुरापाषाण स्थल किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है कर्नाटक में। ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर, ये क्वेश्चन भी आता है कृष्णा रिवर पर। और यहाँ लोगों का मेन जो स्टेपल फूड था वो किससे आता था? शुगर केन से। क्लियर है? विद दिस हमारा 11th लेक्चर कंप्लीट होता है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।